आज हम एक ऐसी किताब के दावों पर नजर डालने वाले हैं जो कहती है कि हमारा 5000 साल का इतिहास कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि एक क्राइम सीन है। जी हाँ, एक फोरेंसिक ऑडिट। और इसके जो नतीजे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। और लेखक की ये बात ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, समझिए एक तरह की चेतावनी है। वो साफ कह रहे हैं कि यहाँ कहानियां नहीं मिलेंगी बल्कि सबूतों की एक पूरी चेन मिलेगी। मतलब ये किताब इतिहास को सीधे अदालत के कटघरे में खड़ा करने का दावा करती है। तो इस किताब का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद दावा है वो है एक वैदिक एप्स्टीन नेटवर्क के होने का। अब इस पूरे विश्लेषण में हम निष्पक्ष होकर बस ये समझेंगे कि आखिर लेखक का इस टर्म से मतलब क्या है और वो इस नतीजे तक पहुंचे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो 5000 साल का ऑडिट है, इसका सबसे मुख्य, सबसे बड़ा आरोप आखिर है क्या? आइए किताब के पहले और सबसे बुनियादी दावे पर चलते हैं। तो ये रहा वो टर्म, वैदिक एप्स्टीन नेटवर्क। किताब के हिसाब से ये एक ऐसा सिस्टम है जो 5000 सालों से चल रहा है। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? 3 तरीकों से। पहला, दिव्य कहानियों का इस्तेमाल करके शिकार या शोषण को सही ठहराया जाता है। दूसरा, लोगों की जैविक और बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। और तीसरा, अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसे राक्षस या असुर बताकर चुप करा दिया जाता है। अब देखिए, किताब समाज को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ है 10% लोग जिन्हें वो सिंडिकेट कहती है, यानी रूलिंग क्लास, शिकारी जिन्हें फायदा होता है। और दूसरी तरफ है 90% लोग, रक्षक समाज, जो पीड़ित हैं, जो असल में मेहनत करते हैं। और किताब का पूरा तर्क इसी बंटवारे पर टिका है। और ये जो विशेषाधिकार के चश्मे वाली बात है ये बहुत जरूरी है। किताब कहती है कि सिंडिकेट ने एक ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे उन्हें वो जो 90% लोग हैं उनका दर्द, उनकी तकलीफ कभी दिखती नहीं, जैसे कि वो लोग हैं ही नहीं, अदृश्य हों। अच्छा, तो इस थ्योरी को साबित करने के लिए किताब सबूत कहाँ से लाती है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये ऑडिट हमारी जानी पहचानी प्राचीन कहानियों को माइथोलॉजी की तरह नहीं बल्कि एक एक करके फोरेंसिक केस स्टडी की तरह देखता है। एक उदाहरण लेते हैं नरकासुर की कहानी का। हम सब ने इसे एक दैवीय लीला के तौर पर सुना है, लेकिन ये किताब एक बहुत ही अलग सवाल खड़ा करती है। क्या ये सच में कोई दैवीय लीला थी या फिर एक बड़े पैमाने पर हुआ अपहरण का मामला था? और फिर आता है ये नंबर 16,108। किताब के लिए ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक सबूत है। लेखक का तर्क है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था जिसे बाद में एक दैवीय रेस्क्यू की कहानी का रूप दे दिया गया। एकलव्य की कहानी को देखिए। ये टेबल किताब के काम करने का तरीका बिल्कुल साफ कर देती है। जो कहानी हमें गुरु भक्ति की तरह सुनाई गई, उसे ये फॉरेंसिक ऑडिट एक मेरिट किलिंग ऑपरेशन कहता है। मतलब ये गुरु दक्षिणा नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी थी, एक होनहार कॉम्पिटिटर को उसकी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ खत्म करने की साजिश। तो ठीक है, ये तो हुई पुरानी कहानियां, लेकिन इनका आज से क्या लेना देना? यहीं पर ये ऑडिट एक सीधी लकीर खींचता है अतीत से लेकर सीधे आज के दौर तक। ये टाइमलाइन दिखाती है कि लेखक अपने काम को किसी अलग थलग घटना की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये हजारों साल से चले आ रहे एक संघर्ष का अगला पड़ाव है। प्राचीन काल के शोषण से लेकर 1985 में एक तरह की स्थिरता और अब 2026 में डेटा फोरेंसिक्स के साथ एक बौद्धिक हमला। आज के दौर का उदाहरण देने के लिए किताब हाथरस प्रोटोकॉल जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है। उनका तर्क ये है कि रात के अंधेरे में सबूत मिटा देना और ऊंचे तबके के शिकारियों को बचाना, ये वही पुराने पैटर्न हैं जो आज भी हमारे सिस्टम में जिंदा हैं। और फिर लेखक अपने दावे को पुख्ता करने के लिए आंकड़ों का सहारा लेते हैं। वो एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा का विश्लेषण करते हैं और उनका दावा है कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि हिंसक अपराधों के शिकार 85% लोग रक्षक वंश से हैं, जबकि सिस्टम में ऊपर बैठे 90% अधिकारी सिंडिकेट से आते हैं। तो 5000 साल की इस समस्या को सामने रखने के बाद किताब यहीं नहीं रुकती। आखिर में वो एक समाधान भी पेश करती है। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा क्रांतिकारी बदलाव है। तो ये है उनकी नई विश्व व्यवस्था का प्लान। पहला, फोरेंसिक न्यायशास्त्र, मतलब कानून परंपरा पर नहीं बल्कि वेरीफाइबल डेटा पर चलेगा।
दूसरा 10% नकद अधिकार डिक्री, जिसमें देश के 10% रिसोर्सेस सीधे रक्षक सॉवरिंग फंड में जाएंगे। तीसरा सात्विक संप्रभुता, यानी एक ऐसी लाइफस्टाइल पॉलिसी जिससे दिमागी स्पष्टता आए। और चौथा इंटेलेक्चुअल रेस्टोरेशन, यानी चोरी हुए सारे स्वदेशी ज्ञान को वापस हासिल करना। इस समाधान का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है बायोलॉजिकल उलगुलान। ये कहता है कि पिंक रेवोल्यूशन यानी मीट इंडस्ट्री को नकारना होगा ताकि सात्विक क्लैरिटी यानी दिमागी स्पष्टता वापस आ सके। और ये क्यों ज़रूरी है? किताब के मुताबिक मनोवैज्ञानिक हेरफेर से बचने के लिए। तो कुल मिलाके द हीरा नागपुर ऑडिट सिर्फ एक और थ्योरी नहीं है। ये किताब सच, इतिहास और सबूत की परिभाषा को ही चैलेंज कर रही है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब पौराणिक कथाओं को अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाता है तो आखिर होता क्या है।